नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव युद्ध तो नहीं होता, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि गुजरात के राज्यसभा चुनाव में रन आउट कौन होगा। 3 सीट, 4 कैंडिडेट और सबसे बड़ा रिस्क कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के सियासी जनरल अहमद पटेल की सीट पर। 2 विधायकों की वोट रद्द करने की मांग कांग्रेस पार्टी की और गुजरात की ये जंग लड़ी जा रही है दिल्ली में चुनाव आयोग में, जहां पर दिग्गज दोनों ही तरफ से संभाल रहे हैं मोर्चा। रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, अगर बीजेपी की तरफ से दिग्गज मंत्री वहां पहुंचे हैं, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से राउंड 2 में पी चिदंबरम पहुंचे, अशोक गहलोत पहुंचे और अब ये सियासी बवाल और बवंडर हम देख रहे हैं दिल्ली चुनाव आयोग दफ्तर में। चुनाव आयोग के पास गए और उन्हें स्पष्ट तौर से ये बताया कि 2 ऐसे विधायक हैं गुजरात में, भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। कानून के मुताबिक, रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद टूट रही है, उसका घर बिखर रहा है, उसके लोग उससे दूर जा रहे हैं, वो बार बार हार रही है। इसीलिए समय पर न उन्होंने कोई आपत्ति किया, न उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया, और जब उनको लगा कि हम हार रहे हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये गलत है। हमने बार बार चुनाव आयोग को कहा है कि इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी 2-2 बार आकर के एक ही बात को दोहरा रही है, ये ठीक नहीं है। ये काउंटिंग कब शुरू हो रही है सर? शुरू की जाए, जल्दी शुरू की जाए, ये हमने चुनाव आयोग से अपील किया है और हमने चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है। That is a violation of the conduct of election rules led with a circular of the Election Commission. There are precedents where such ballot papers have been rejected. The most recent precedent was in Haryana on June 11, 2016. There is ample evidence to show that 2 votes cast by Congress MLAs were seen by persons other than the authorized person. ये दोनों वोट 9:20 के आसपास सुबह पड़े हैं। ये वोट पड़ने के बाद उस वोट पड़ने तक भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली। अकॉर्डिंगली ये वोट अंदर डब्बे में चला गया है। इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का निर्णय इन चीजों में फाइनल होता है। ऐसी कोई संभावना या प्रावधान कानून में नहीं है जिसके तहत एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तय कर लिया कि कोई बाधा नहीं हुई है, वोट डब्बे के अंदर पड़ गया। मैं समझता हूँ ये बौखलाई हुई कांग्रेस एक सम्मान नहीं करती है इलेक्शन प्रोसेस का। वो आर्टिकल 324 का दुरुपयोग करना चाहती है। अब ये पूरी तनातनी कैसे आगे बढ़ रही है वो हम आपको दिखाएंगे। दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ सियासी जंग में अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ अहमद पटेल, जो कि एक तरह से मैन फ्राइडे माने जाते हैं सोनिया गांधी के। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। साहिल जोशी इस वक्त सीधे हमारे साथ गांधीनगर से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कुमार विक्रांत चुनाव आयोग से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अन्य खास मेहमान शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मीम अफजल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उदय मेहरकर जी वरिष्ठ सहयोगी हमारे यहाँ पर स्टूडियो में हैं, आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार जिनकी नजर है इस खबर पर, वो हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सबसे पहले लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूँ एक बार कुमार विक्रांत, क्योंकि आज गुजरात की जंग दिल्ली के चुनाव आयोग में लड़ी जा रही है। राउंड 1, राउंड 2 कांग्रेस का, राउंड 2 फिर राउंड 2 बीजेपी की तरफ से। मतलब कोई भी इस वक्त खेल में कम से कम दबाव की इस राजनीति में पीछे नहीं दिखना चाहता। क्या होगा तरीका? क्या आज वोटों की गिनती का आदेश यहां से आ सकता है?
देखिए इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस के बड़े नेता पहले आए, शुरुआत में 2 नेता रणदीप सुरजेवाला और आरपीएन सिंह आए, उसके बाद पूरी फौज बीजेपी के बड़े नेताओं की आई, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की फौज आई, उसके बाद फिर बीजेपी के मंत्री आए। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं जो गुजरात का अखाड़ा है वो चुनाव आयोग में है और चुनाव आयोग को तय करना है। और एक बात मैं बता दूं, अहमद पटेल ने अपने नेताओं को साफ तौर पर कहा है कि विल ट्राई माई बेस्ट, किसी कीमत पर मैं ये चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। और अहमद पटेल बार बार ये बात कह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि, और कांग्रेस को भी मालूम है कि अहमद पटेल की हार कहीं ना कहीं 10 जनपद तक जाएगी। और अहमद पटेल को लेकर के सभी ये जानते हैं कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार होने के नाते अमित शाह का निशाना उन पर है। विक्रांत, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर आप लंबे वक्त से नजर बनाए रखे हैं, कुछ नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है क्या बीजेपी के इस दावे में दम है कि हार की हताशा की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये ओपन बैलेट ही है, जो भी जहां वोट डालता है वो दिखा देता है अपने पोलिंग एजेंट को, तो कौन कितने पानी में है अंदर ही अंदर तो पता होगा। क्या है अंदर की बात? जी देखिए अंदर की बात अगर मैं करूं तो शक्ति सिंह गोहिल जो कि अहमद पटेल के कॉन्फिडेंट हैं, उनसे हमारी बात हुई है और तमाम नेताओं से बात हुई। उनका कहना है कि सुबह ही हमने मीडिया को बता दिया था ऑफ रिकॉर्ड में कि एक क्रॉस वोट हो गया है 44 में से, उसके अलावा 2 विधायक हैं, एक एनसीपी के और एक जेडीयू के, इन दोनों ने वोट कांग्रेस को दिया है। इस तरह से हमारा आंकड़ा 45 का होता है। इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की ओर से ही ये सवाल उठाया जाता है कि 2 बीजेपी के नेताओं का वोट रद्द किया जाए क्योंकि उन्होंने कहीं और दिखाया है, ये कांग्रेस का आरोप है, तो वहां पर सवाल खड़ा होता है क्या कांग्रेस बैकफुट पर है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि उनको ये लगता है कि बीजेपी उसके आंकड़े में 45 के आंकड़े में सेंधमारी कर सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से इनिशिएट इस बात को किया है। बिल्कुल साहिल, पूरी जंग यही की है गुजरात की, और गुजरात को अगर देखें तो अमित शाह को एक वक्त पर तड़ीपार करने वाले जो मुख्य चेहरे थे उनमें से एक प्रभावशाली व्यक्ति अहमद पटेल थे। आज अगर अहमद पटेल हारते हैं तो उनका राजनीतिक तड़ीपार एक तरीके से हो जाएगा, और क्या उसमें बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंक रही है उसका नजारा इस वक्त हम देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही कारण है कि इसके वजह से हम देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर मेरे पीछे जो काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर जो सेक्रेटेरिएट में गुजरात में गांधीनगर के, वहाँ पर अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर विजय रूपानी जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, उससे लेकर सारे बीजेपी के बड़े नेता जो यहाँ पर मौजूद है वो सारे अंदर है। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकला है। जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दबाव डाला हुआ है कि अंदर बैठे रहे, जबकि अहमद पटेल इस वक्त यहां पर अंदर नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल पूरी तरीके से ये मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी बात यहां पर एक अहम यह है कि भले ही जो बात आप कर रही थी उसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भले ही ये सीक्रेट बैलेट नहीं है, ये ओपन वोटिंग है, लेकिन यहां पर अंदर रूल्स हैं कि जिसके मुताबिक आपकी पार्टी के जो विप है या फिर जो इलेक्शन एजेंट वहां पर बैठता है उसी को आप ये वोटिंग दिखा सकते हैं। अब यहां पर कांग्रेस की चूक शायद यहां हुई होगी कि 3 बजे जब मोडवाडिया और अशोक गहलोत बाहर ब्रीफिंग करने के लिए आए तब 3 साढ़े 3 के करीब आकर उन्होंने ये बात मीडिया के सामने रखी। दूसरी बात यह है कि 9:30 बजे जब वोटिंग हुई थी तब ये बात उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कही थी, लेकिन उसके बाद में ये मामला उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। उनका कहना है कि रिटर्न कंप्लेंट दी गई थी, लेकिन कुल मिलाकर जहां तक इस बात का मामला है कि क्या अहमद पटेल जीतेंगे या उसके बारे में उनको क्या लग रहा था, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक साइन वेव की तरह रही, अप एंड डाउन उसमें काफी रहा। दोपहर को जब तक 11 साढ़े 11 के करीब जब तक ये 44 विधायक यहां पर नहीं पहुंचे थे तब तक थोड़ी सी धड़कनें बढ़ी हुई थी कांग्रेस की। वो पहुंचे उसके बाद भी धड़कनें बढ़ी हुई थी। उनको यह भी साफ नहीं था कि जनता दल यूनाइटेड के जो एकमेव विधायक है उन्होंने किसको वोट डाला है। उनको यह भी साफ नहीं था कि एनसीपी के विधायकों ने किसको वोट डाला है। अभी भी उनको यह साफ नहीं है कि क्या एनसीपी के एक विधायक ने डाला या 2 विधायकों ने डाला है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस अब इस बात को लेकर साफ हो चुकी है कि जदयू के विधायक ने उनको वोट डाला है, एनसीपी के एक विधायक ने उनको वोट डाला है। तो उसके बाद वो पूरी तरीके से एग्रेसिवली अपनी बात रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ी हुई है। और जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आता लीगल ओपिनियन के साथ में, तब तक काउंटिंग शुरू नहीं होगी। और काउंटिंग आज ही होनी है, तो लगता है कि यह देर रात तक ये मामला चलेगा, देर रात तक चलेगा। और हो सकता है जैसा कि उदय महलकर जी और आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी जाए, पूरी शक्यता है। ऐसी गुंजाइश दिखाई दे रही है। हो सकता है 9:30 तक, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 9:30 तक कम से कम चुनाव आयोग की तरफ से कोई फैसला इस पर आ सकता है। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त विजय चौक से। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी
की बैठक खत्म हुई, आप तमाम नेताओं के पास गई, एक दो लाइन किसी ने बोला, बहुत ज्यादा ठहर कर जवाब दिया नहीं। तो सवाल यह भी है कि क्या 10 जनपद ने अहमद पटेल से जो दूरी ऐसे वक्त पर बनाई है उसके भी मायने निकाले जाएं। दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा शह और मात के खेल में बड़ी आगे दिखाई देती है। पहले रणदीप सुरजेवाला को और आरपीएन सिंह को भेजा, जब उधर से 6 मंत्री पहुंच गए तब पी चिदम्बरम और अशोक गहलोत को लेकर वापस आए। यानी एक्शन पे रिएक्शन होता है। पहले से मुस्तैदी से अपने खेल को कैसे आगे ले जाना है, उसमें अभी भी वो किलर इंस्टिंक्ट कांग्रेस में बिल्कुल ही गायब है। बिल्कुल, देखिए अंजना, आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में बास्केटबॉल खेलते थे तो 2 टैक्टिक्स होती थी, एक तो ऑफेंसिव होती थी और एक डिफेंसिव होती थी। तो यहाँ पे कहें तो बीजेपी ऑफेंसिव पे है और कांग्रेस डिफेंसिव पे है। तो आक्रामक तेवर बिल्कुल अमित शाह स्टाइल आपको नजर आएंगे भाजपा की, और कांग्रेस के डिफेंसिव तेवर नजर आएंगे। राहुल गांधी बीमार हैं, आज सीडब्ल्यूसी में भी नहीं आए, और आपको याद हो तो एक ट्वीट उन्होंने अहमद पटेल की समर्थन में नहीं किया। हो सकता है कहें कि वो तो कांग्रेस उपाध्यक्ष है, जब पूरी कांग्रेस पीछे है अहमद पटेल साहब के, तो उनके ट्वीट से क्या फर्क पड़ता है। पर सोचिए अगर सुबह राहुल गांधी थोड़ा सा शाबाशी दे देते या उनको बेस्ट ऑफ लक विश कर देते या तमाम एमएलएस को अपने अपील कर देते ट्वीट से, तो शायद कुछ प्रभाव पड़ता। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे जरूर नजर आ रही है। पर एक शेर आपको हबीब साहब का मैं सुनाऊंगी, 1 मिनट लूंगी, कि तुझसे पहले जो यहाँ पे तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो आप सोच लीजिए वो अहमद पटेल जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, 7 बार वो लोकसभा और राज्यसभा से पार्लियामेंट में आए हैं, और वो अमित शाह जो पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं संसद में। आप देखिए ये मुकाबला बिल्कुल 2 सेनापतियों के का हो रहा है। आमने सामने अहमद पटेल है और अमित शाह है। और दूसरी ओर आपको बता दें साफ तौर पे कि जिस तरह से अहमद पटेल जो है इस पूरी रणनीति का उन्होंने चयन किया, ये पूरा बैटल लड़ा, लग रहा था कि अहमद पटेल अकेले खड़े हैं, वही रणनीतिकार है। शायद राहुल गांधी से उनकी कोई बात हो या समर्थन हो, इस तरह की बात परसेप्शन की जब लड़ाई हो तो वो नजर नहीं आई। तो ये शायद एक इंडिकेटर ये भी था कि भाई पॉलिटिकल एडवाइजर सोनिया गांधी के हैं, पर वो अपना चुनाव पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पे नहीं लड़ रहे, वो तो एक राज्यसभा का चुनाव है। ये अहमद पटेल ने भी बोला, ये कांग्रेस ने भी इशारों में बोला। तो अंजना, इशारों में बहुत सारी चीजें, संकेत समझदार को कहें तो इशारे ही काफी है। बिल्कुल, और इशारों से अगर जरा सा आगे बढ़े तो अशोक सिंघल, ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर इस वक्त कहां टिकी हुई है। अमित शाह, स्मृति ईरानी की जीत से भी ज्यादा अहमद पटेल की हार जरूरी है, क्योंकि अमित शाह एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने हमेशा शह और मात के खेल में यह समझा है कि राजनीतिक तरीके से किसी को हराकर कितना बड़ा संदेश दिया जा सकता है। बिल्कुल अंजना, ये बात सच है कि पूरी बात लड़ाई की है कि अहमद पटेल को हराना, क्योंकि सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, कांग्रेस के रणनीतिकार भी हैं, तो कहीं ना कहीं अमित शाह वर्सेस अहमद पटेल की लड़ाई चल रही है। स्मृति ईरानी अमित शाह की जीत तो एक तरफ है, लेकिन जीत अब अहमद पटेल और अमित शाह की है, उसी पे दाव लगा है दोनों का। खुद अमित शाह जाकर के मोर्चा संभाले हुए हैं, बैठे हुए हैं खुद, और पल पल पे नजर लगी हुई है। इसीलिए तमाम कांग्रेस के नेता कूद गए मैदान में, इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, उधर बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। अशोक रोक रही हूँ, बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्गज नेता तीसरी बार चुनाव आयोग पहुंच गए, तीसरी बार। मीम अफजल साहब, इसको जरा डिकोड कीजिए हमारे लिए। पहली बार गए, शिकायत लिखवाई, दूसरी बार गए पी चिदम्बरम को लेकर, फिर शिकायत दर्ज कराई, अब ये तीसरी बार। क्या है ये दबाव का खेल? वो इसलिए गए कि बड़े बड़े नेता फिर चले गए, तो हम तीसरी बार जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कितने बड़े बड़े नेता और आते हैं और जाते हैं। मैं अंजना जी एक बात सुन रहा था बड़े गौर से, ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह और अहमद पटेल के दरमियान मुकाबला हो रहा है, और ये बात कही भी गई है कि 2 चाणक्यों के बीच में ये मुकाबला है। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये मुकाबला 2 चाणक्यों के बीच में नहीं है। एक चाणक्य दूसरों के सर पर बंदूक रख करके चला रहे हैं, और एक चाणक्य अगर है तो डायरेक्ट चुनाव लड़ रहा है। अगर अमित शाह वाकई अहमद पटेल से मुकाबला करना चाहते थे
तो मैं एक बात कहूँगा, उनको पहला और दूसरा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए था। वो क्लियर जो सीटें थी वो दोनों कैंडिडेट्स को दे देते, और जो बाकी अरेंजमेंट करना था उसमें खुद लड़ते, तो मुझे लगता है कि हाँ कोई मुकाबला करने वाला आदमी है। अपने आप को सेव कर लिया पहले, और उसके बाद अहमद पटेल पर वाघेला की बंदूक रख के चला रहे हैं, कभी कुछ चला रहे हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति तो बना नहीं पाती, आप बीजेपी की रणनीति समझा रहे हैं कि क्या होना चाहिए था। सर मुझे एक बात बताइए। नहीं भाई, अब हमें बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब एक सेकंड जरा ये बता दें, आज कांग्रेस को प्रवक्ता भी सारे डट गए हैं। भागलपुर जाना था ना आपको शाहनवाज जी, ट्रेन छोड़ दी लगता है। आप जो है ट्रेन छोड़ दी। मेरी 9:30 बजे जमालपुर हावड़ा ट्रेन थी, भागलपुर जा रहा था। लेकिन देखा मैंने जब अफजल साहब डटे हुए हैं तो मैं कैसे छोड़ दूं मैदान, तो मैं भी डट गया अफजल साहब से मुकाबले के लिए यहाँ पर। और मैं जानता हूं ये लड़ाई को कांग्रेस ने बड़ा किया है, इसलिए ये लड़ाई सीधी थी, काउंटिंग होती और जीत हार होता। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, दबाव में आप हैं। सही कहा मौसमी ने कि आप दबाव के अंदर हैं। आपको ये नहीं लगता, आप हमें सलाह दे रहे हैं, अपनी पार्टी को कुछ सलाह दीजिए, अपनी पार्टी को समझाइए कि क्या वजह है जो कांग्रेसियों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। हम लोग तो जान रहे हैं, हम तो सिर्फ कानून की नियम की बात कर रहे हैं। विक्रांत तीसरी बार पहुंचे नेता आसपास से, तीसरी बार आने का क्या अर्थ है? मैं आपको सलाह दे देता हूं कुमार विक्रांत, मैं आप मेरी पहुंचने वाले हैं, मेरी सलाह अभी पहुंचने वाले हैं कांग्रेस के नेता। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरपीएन सिंह और रणदीप सुरजेवाला एक बार फिर चुनाव आयोग के लिए निकल पड़े हैं और रास्ते में और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। और जैसे ही वो आएंगे निश्चित तौर पर उनसे पूछा जाएगा। लेकिन एक बात है, कांग्रेस बार बार उसी बात पर अड़ी हुई है कि चुनाव आयोग इस बारे में फैसला करे। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग 9:30 के आसपास फैसला कर भी सकता है, और अगर उस वक्त फैसला करता है तो उससे पहले वो यहाँ पर मौजूद रहना चाहते हैं। जी, वो वहां पर मौजूद रहना चाहते हैं। एक बार मैं सीधे कमलेश सुतार के पास, अपने सहयोगी के पास जल्दी से चलना चाहती हूं। कुल मिलाकर ये लड़ाई जो है, एक तरफ नरेंद्र मोदी अमित शाह उनकी रणनीति, और दूसरी तरफ अहमद पटेल और सोनिया गांधी की लड़ाई दिख रही है। क्या तस्वीर इस वक्त उभर कर आ रही है कमलेश? जी अंजना, कांग्रेस के लिए यह लड़ाई बहुत अहम है। एक कांग्रेस नेता से जब दोपहर को बात हो रही थी, उनका कहना है लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अहमद पटेल को जिताने की नहीं है। अगर हम इस चुनाव में जीत अगर पा सकते हैं तो इससे एक बड़ा मैसेज न सिर्फ गुजरात में जाएगा बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाना जरूरी है कि हाँ, अमित शाह की स्ट्रैटेजी को भी हराया जा सकता है, और इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर आखिरी मोमेंट तक कांग्रेस का कहना है कि वो छोड़ेंगे नहीं जब तक इस पर फैसला ना आ जाए। इसलिए ये तो दिख रहा है, जहां पर मैं खड़ा हूं, कमलेश, ये दिख रहा है उदय जी, ये साफ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी संपर्क बनाए हुए, कांग्रेस पार्टी अंतिम क्षण तक कोई भी रिस्क नहीं मोल लेना। तीसरी बार नेताओं का पहुंचना क्या बता रहा है? नहीं, ये देखिए, अहमद पटेल को जिस तरह से सपोर्ट करना था, हाँ, लीडरशिप ने पहले किया नहीं, हाँ, लेकिन अब ये बैटल एक दूसरे टर्फ पे तैयार होती दिख रही है। उनको हाँ, ये लग रहा है कि जो मोदी और अमित शाह की इनविंसिबिलिटी है कि ऐसे चाणक्य के वो है फॉलोअर्स कि जिनको कोई हरा नहीं सकता, वो औरा तोड़ने का भी प्रयास कांग्रेस का इस बार दिख रहा है। वो औरा तोड़ने का प्रयास है ये, आलोक जी? देखिए, इससे ज्यादा ये है कि गुजरात में भी चुनाव है। एक सबसे बड़ा मौका होगा कि गुजरात में कांग्रेस कितना आगे कुछ कर पाती है। ये भी एक मैसेज इस लड़ाई के पीछे ये है। और दूसरा, अभी मैं थोड़ा सा आपकी बातों से असहमत इसलिए हूँ, सोनिया गांधी का पूरा सपोर्ट होना और ये बार बार कहना कि ये सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के नाते नहीं लड़ रहे हैं, ये भी इसलिए दिखाया जाना जरूरी है कि देखिए, ये लड़ाई अहमद पटेल अपने बल पर लड़ करके अमित शाह का मुकाबला कर रहे हैं। मतलब ये अभी भी अबो बने, जबकि हम मानते हैं, जैसे खुद जयराम रमेश ने कह दिया सुल्तान हैं, ये हैं, वो राहुल गांधी पर कह रहे हैं या अहमद पटेल पर कह रहे हैं। पार्टी की लड़ाई में जो एक दो पीढ़ी के बीच का जो टकराव है, माने वो चाहते हैं जयराम रमेश की वो राहुल गांधी के नाक के बाल, मतलब सबसे बड़े सिपहसालार दिखे और अहमद पटेल का पत्ता साफ हो जाए। मैं ऐसे नेताओं के नाम और नहीं ले रहा हूं जो खुद शायद पसंद हो कि अहमद पटेल हार जाएं। ऐसे लोग भी पार्टी में रहे हैं और इसलिए ये लड़ाई शंकर सिंह वाघेला से लेकर जो पूरी लिस्ट है, मैं केंद्र के जो सोनिया गांधी के जो 4 शीर्ष हो सकते हैं, हाँ, उनमें से है। मैं अभी भी इसे नाम नहीं ले रहा हूं कि आप सब दुनिया जानती होगी कि वो हमेशा खाली फोटो छप जाए तो वो शिकायत करते रहे कि भाई अरे किसका फोटो छप गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया।
इस तरह की जो घटिया बनी राजनीति भी जो रही है कांग्रेस में, आज उसका नतीजा है। लेकिन असली लड़ाई ये है कि कैसे, जो अभी कहा गया सचमुच में यही है लड़ाई है। हम आपके संवाददाता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मैसेज देश में जाए कि भाई अमित शाह के इस बड़े मोर्चे में हम कहीं अंदर घुस सकते हैं। ये चक्रव्यूह तोड़ने जैसा है। गुजरात में चक्रव्यूह है, कुरुक्षेत्र की तरह से यहाँ एक चक्रव्यूह है कि अहमद पटेल यदि हारते हैं तो उसके बाद लगेगा कि फिर कुछ भी हो सकता है, और अहमद पटेल यदि वो चक्रव्यूह तोड़ देते हैं तो उसके बाद आगे का रास्ता थोड़ा खुलेगा। देखिए ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं खुलेगा, थोड़ा सा चक्रव्यूह को भेदने के बराबर है। नई ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा। अगर अहमद जीतते हैं तो पूरे देश में नई ऊर्जा मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को हम परास्त कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीत रही है और गुजरात में हम अगला चुनाव भी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि हम हरा नहीं रहे, कांग्रेस हार रही है, कांग्रेसियों का मोह भंग हो रहा है, कांग्रेस की आपस की लड़ाई है, कांग्रेस के अंदर उनके नेता लड़ रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति में अगर हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है जिसके वर्कर का मोह भंग हो रहा है, एक राज्य में नहीं अनेक राज्य में, तो वो उनकी अपनी दिक्कत है। हम लोग ना किसी को हराना नहीं चाहते, हम तो जीतना जानते हैं और वो हारने की उनको प्रैक्टिस हो रही है। जहां जहां चुनाव होता है वहां हारने की प्रैक्टिस है उनको, वो हार कर खुश होते हैं। उनके प्रवक्ता जरूर टीवी पर मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन मैदान में कहीं पर भी मैंने पिछले 3 साल में कांग्रेस को जीतते हुए ठीक से नहीं देखा। एक दूसरे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर दुश्वारी यह है कि सल्तनत चली गई, लेकिन अभी तक अपने को सुल्तान समझते हैं। ये मेरा कोट नहीं है, मैं जयराम जी को कोट कर रहा हूँ। आजकल जयराम जी बीजेपी के फेवरेट हो गए। चलिए ठीक है, एक सेकंड। मीम अफजल साहब वो कह रहे हैं बीजेपी की जीतने की अब आदत हो चली है, तो शायद आपका हार का प्रैक्टिस जारी है। जीतने की बीजेपी की आदत आगे बढ़ रही है, आप हारने की प्रैक्टिस। आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूं, शाहनवाज साहब बोल रहे हैं या तो पहले वो बोल रहे हैं जी। देखिए अगर हम हारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर इनको तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये तो सुबह से शाम तक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा क्यों लगाते हैं? जब हम खुद ही अपने बोझ से टूट रहे हैं या हमारे अंदर खुद ही इतनी कमजोरी है कि हम खत्म हो रहे हैं, तो फिर इनकी पूरी पार्टी के पेट में हर वक्त दर्द क्यों होता रहता है? क्यों संबित पात्रा सुबह से शाम तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोसते रहते हैं? मुझे बता दें जरा उसके पीछे क्या राज है। और मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया कि भाई ये अहमद पटेल को हराने के पीछे कौन सी राजनीति है। मैं बताता हूं शाहनवाज साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पहले तारीखी आदमी हैं, यानी पहले मुसलमान हैं जो जीत करके पार्लियामेंट में आए लोकसभा के अंदर। और आपके साथ जो बीजेपी ने सुलूक किया है मोदी जी के राज में, आप उसे बोले या ना बोले, आप इस जो आप प्रवक्ता बनकर के बैठे हैं इसमें खुश रहे। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको किस तरह से साइड लाइन किया गया है, आपको किस तरह चुनाव हराया गया है। जैसे पार्टी के अंदर काम कर रहा हूं, कोई साइड लाइन नहीं हूं। सुनिए, मैं पार्टी के लिए फ्रंट पर बैठा हूं। बाद में बात करिएगा, पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं, पार्टी के लिए फ्रंट पे बैठा हूं। जैसे आपको बिहार में हराया बीजेपी वालों ने मिलकर के, बिल्कुल इसी तरह जैसे अंदर शाहनवाज बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाहर अहमद पटेल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इसके माने अपने आप समझ लीजिएगा आप क्या मैं कहना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी समझ में मुझसे ज्यादा आती है। टीवी पर बैठकर उनको तोड़ने की कोशिश करने लगे। सांप्रदायिक इस लड़ाई को, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई को सांप्रदायिककरण मत कीजिए। चैनल पर बैठकर ओपनली उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई को संप्रदाय से मत जोड़िए। ये नहीं, मैं कह रहा हूं आज तक पर बैठकर मैंने बिल्कुल इस डिबेट को सांप्रदायिक मत कीजिए। ये अहमद पटेल ने का सवाल है, ये सवाल है कांग्रेस का। और हम कांग्रेस अगर देश की जनता Are you here because of you want to make another representation, or the verdict is going to be announced now? No, we are here to listen the verdict, and we are here to share with you, be with you. Because we came to know from media, again the third delegation of Congress party is coming. This is not fair. We have to fight it back because they are unnecessarily pressurizing election commission. This is unfair. They are also saying that there is enough
there is pressure from the union ministers. हमारे तीसरा दल यहाँ पर आ रहा है, तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आ रहा है यहाँ पर, आप लोग भी आ गए हैं, तो क्या माना जाए चुनाव आयोग में ही अखाड़ा बन गया है सियासत का? नहीं, देखो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष व्यवस्था है, हमें पूरा उम्मीद है चुनाव आयोग सही कदम उठाएगी। जल्द ही आज की चुनाव की वोट की गिनती के बारे में फैसला हो जाएगा। आप लोग क्या फैसला सुनने आए या कुछ पहले भी आए? ना, हम तो कॉन्फिडेंट है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष फैसला लेगा ही। कब तक उम्मीद है सर काउंटिंग शुरू हो जाएगी? कर लेगा, वो अपना काम कर रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि वो फैसला ले लेंगे। और आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आप लोग? देखिए, वोट तो होने दीजिए, पूरा काउंटिंग होने दीजिए, काउंटिंग के बाद पता चलेगा। बीजेपी तीसरी बार पहुंची चुनाव आयोग, तीसरी बार दोनों तरफ से, यानी एक के बाद एक कौन रन आउट होगा इसका इंतजार करने के लिए दोनों ही तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। पहले पहुंचे कांग्रेस के नेता, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और अब फिर से बीजेपी। दल में पीयूष गोयल भी शामिल, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल, रविशंकर प्रसाद भी शामिल। यानी कोशिश कुल मिलाकर यही है कि शय और मात के इस खेल में कहीं पर कोई कसर किसी तरफ से नहीं रह जाए, और इसी कोशिश में दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम दिग्गज वहां पर डेरा डाले हुए हैं। लड़ाई गुजरात की राज्यसभा सीट की लड़ी जा रही है दिल्ली के चुनाव आयोग में, और अखाड़ा बना हुआ है लगातार। सवाल यह है, जल्दी से अगर मैं आपके पास एक बार अशोक सिंघल आऊं, सवाल यह है कि यहां से एक नए सिरे से बीजेपी के नजरिए से देखें तो अमित शाह का वो एक बदला बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी अहमद पटेल को हराकर। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो वो चक्रव्यूह जो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी का बनाता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बनाती है, उसको भेदने में अगर जरा सी भी जगह मिल जाए तो कांग्रेस पार्टी को लगेगा दरवाजे में हमने पैर अटका दिया आने वाले चुनाव के मद्देनजर गुजरात में। अशोक। बिल्कुल अंजना, दोनों तरफ से ही बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव जीतना। अमित शाह, सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है कि अहमद पटेल इस पे जीते या हारे, इससे बड़ा मैसेज है कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि अमित शाह एक मैसेज देना चाहते हैं गुजरात के अंदर, गुजरात के बाहर, कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उसको हरा करके हमने से कि अमित शाह पूरी प्रतिष्ठा इस पे दाव लगी थी, पूरा जोर लगाए हुए थे, अमित शाह को हरा दिया। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लड़ाई है, और एक सीट जीत हार से पूरे देश में और गुजरात में मैसेज देने की कोशिश होगी बीजेपी की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी। तो ये लड़ाई एक सीट से न होकर के पूरे देश भर और पार्टी और सबसे बड़ी लड़ाई होगी है। बिल्कुल। एक बार जल्दी से विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त भी, वहां इस वक्त भी हलचल दिखाई दे रही है, देखिए वहां पर क्या हलचल है। इसी बार ही क्यों आना पड़ रहा है? जैसे मैं कह रहा था कि कोई बीजेपी का डेलीगेशन भी आया सर, हर टाइम क्यों आना पड़ रहा है सर? तीसरी बार पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुनिए क्या कह रहे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी कोई अनड्यू दबाव चुनाव आयोग पर न दे, ये तो उचित नहीं है। सारी बातें हो गई, अगर कांग्रेस पार्टी तिवारा जाएगी तो हम भी तिवारा जाएंगे। सर ऐसी जानकारी आ रही है कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ऐसी जानकारी आई है कि फुटेज मंगाई गई है तो फिलहाल रविशंकर प्रसाद साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बार फिर से तिवारा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है यहाँ पर घटनाक्रम बदल रहा है। सर ऐसी जानकारी आई है कि फुटेज द्वारा मंगाई गई है। तो ऐसी जंग है जो चुनाव आयोग में इस वक्त भी आप देख रहे हैं। मीम अफजल साहब, मेरा सवाल आपसे जरा सा ठहर कर जवाब लेने वाला है, और मैं आपसे यही कहूंगी कि जरा ठहर कर समझ कर इसका जवाब दीजिएगा। होता यह है कि जो हारता है वो जबरदस्त कोशिशों में लगा रहता है, उसको लगता है कि मैं अपनी वापसी कैसे करूं, बेताबी दिखती है, एक जज्बा दिखता है जंग में वापस जीत हासिल करने का। लेकिन यहां पर कुछ उलट हो रहा है। जो पार्टी सत्ता में है, जबरदस्त प्रचंड जनादेश के साथ बड़े बड़े राज्यों पर उसकी जीत का वो नजारा इस वक्त भी बुलंद है, आंकड़े ये बताते हैं। वही पार्टी आज भी किलर इंस्टिंक्ट के साथ हर अगले चुनाव के लिए हमेशा शय और मात के खेल में आपको पीछे छोड़ जाती है, और आपकी पार्टी बस पीछे पीछे चलती हुई। एक बार दिखाते हैं आपको, कुछ खबर आ रही है।
We are here as a BJP representatives. We belong to our party. We are representative of the party. So, but how long is this going to continue? When do we expect Election Commission to take a final call? शंकर प्रसाद वहां पर पहुंचे हुए तमाम नेता पहुंचे। मीम अफजल साहब, इसका जवाब जरा ठहर कर ईमानदारी से दीजिएगा। मतलब एक ऐसी पार्टी जो अभी भी जीत के बाद भी लगता है उन्हें संतोष नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें हर कदम पर सबसे आगे दिखना है। आपके दो राष्ट्रीय प्रवक्ता जाते हैं, जब आप देखते हैं कि 6 मंत्री पहुंच गए, तब आप कुछ दिग्गजों को कहते हैं कि नहीं अब तो आपको भी सर जाना पड़ेगा, तब वो वहां पर पहुंचते हैं। मतलब आप सिर्फ रिएक्ट करने वाली एक ऐसी पार्टी बन रहे हैं जो धीरे धीरे भारतीय राजनीति के बिल्कुल किनारे पर धकेलती हुई दिख रही है, पहुंचती हुई दिख रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि हम रिएक्ट नहीं कर रहे, हमने जाके शिकायत दर्ज की थी। आज भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है, और अभी अभी रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि वो 3 बार आएंगे तो हम भी तीसरी बार आएंगे। ये उन्होंने कहा है, रिएक्ट वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपना जो मत, अपना जो व्यू है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है, और बुनियादी बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका है और इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेकर के जवाब देना है। लेकिन जब 6 मंत्री पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि शायद ये दबाव डालना चाहते हैं, इसलिए हम भी कुछ बड़े नेताओं के साथ वहां चले गए। और तीसरी बार हमारे अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि हमारी पार्टी के नेता यहाँ इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनने के लिए आ रहे हैं, ना कि तीसरी बार डेलीगेशन में मिलने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी को ये खबर मिली तो फौरन वो भी चले आए और उन्होंने कह दिया कि हम भी इसीलिए आए हैं। तो इसके अंदर कोई नहीं, शैव मात का खेल नहीं है, ये इस वक्त नर्व्स की जंग चल रही है। दूसरी बात, आपने कहा किलर इंस्टिंक्ट, और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत रही है। मुझे एक बात बताइए, जो पार्टी सब जगह जीत रही है, जिसके प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर हैं कि देश के अंदर कोई इनसे ज्यादा पॉपुलर हुआ ही नहीं, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि एक इलेक्शन में जब उनके पास नंबर नहीं था तो हमारी ही पार्टी के एक आदमी को तोड़कर उन्होंने खड़ा किया और उसके लिए वोट की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। पूरा देश जानता है कि जब उनके पास नंबर नहीं था तो उनको तोड़ना ही था, उनको ये धंधा करना ही था, और वो इस धंधे में लगे हुए हैं और हमने उसका मुकाबला किया है। नहीं हुई है। सवाल ये है कि सवाल आज रूलिंग पार्टी से पूछना चाहिए, कांग्रेस करती है साहब। ये सवाल पूछना चाहिए रूलिंग पार्टी से, लोग नहीं है, ये सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से, ये सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए अमित शाह जी से। अब सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ, तुम्हारे घर में जो चोरी हुई तुमने अपना सामान संभाल के क्यों नहीं रखा? चोर से नहीं पूछा जा रहा तो संभाल रहे थे आप, चोरी क्यों की? और उसके बाद ये भी कि जो बेंगलुरु से आनंद ढो रहे थे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। जवाब ये सवाल जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए, दशक में है, बल्कि पुलिस ये भी पूछ रही है, कांग्रेस पुलिस ये भी पूछ, एक मिनट और कांग्रेस के बिहाफ पे अहमद पटेल, पुलिस ये टारगेट किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, पूछ रही है खास करके जो आपका थोड़ा जो सामान चोरी हुआ है, मामूली, बाकी सामान आपने बेंगलोर ले जाके क्यों रख दिया? मीम अफजल साहब, बड़ी खुशी हो रही है, आज फ्रंट फुट पर आप बैटिंग कर रहे हैं। इनसे नहीं पूछ रहे आपने पहले जो चोरी की, कम से कम कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता सामने आकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करता तो दिख रहा है। लोकतंत्र इसी से जिंदा रहता है, इसलिए अच्छी बात है कि आप ये पूछ रहे हैं। को ही चोरी का सामान बता रहे हैं, अपने ही कांग्रेस के विधायक को अफजल साहब चोरी का सामान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो थोड़ा चोरी हो गया, थोड़ा बेंगलोर क्यों गया? आपने ऐसा मत कीजिए, वो आपके पुराने साथी हैं, वो नाराज, जो 2 विधायक जिन पर हमने ऑब्जेक्शन किया है वो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम परेशान क्यों हैं। हम धंधा नहीं करते साहब, हम देश की सेवा के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा के लिए आए हैं। आपने जो व्यवहार किया नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, गुजरात का इतिहास है। आपने अमित शाह जी का जो अपमान किया वो देश जानता है। और आपको बता दें, हम राज्यसभा भी कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल अपमान नहीं किया, लोकसभा तो गुजरात से कांग्रेस मुक्त है। शाहनवाज साहब, कांग्रेस का प्रतिनिधि किसी का अपमान नहीं करता हूं। एक भी प्रतिनिधि कोई नहीं बता सकता मैंने किसी का अपमान किया। एक भी आपका प्रतिनिधि लोकसभा में गुजरात से नहीं है। अब राज्यसभा में भी गुजरात से एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा। लुटियन जोन कांग्रेस मुक्त हो गया, एक भी बैकग्राउंड का व्यक्ति आपका लुटियन जोन में नहीं है। गुजरात में भी लोकसभा में तो कोई नहीं है।
अब राज्यसभा में भी वो कांग्रेस मुक्त होने वाला है। अब सही बात है। हम आपसे कह दें कि हम अपने विधायक अब उदय जी ये क्लियर एनालिसिस ये बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस, ऑनेस्ट एकदम ऑनेस्ट एनालिसिस है। देखिए ये कोई मामूली जंग नहीं है। मीम अफजल साहब ये कह रहे हैं कि भाई एक सीट के लिए इतना क्यों जहमत करनी चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी को, लेकिन ये मामूली सीट नहीं है। अहमद पटेल का जो रोल रहा 2000 समझो ना 5 से 10 तक जी, जो एनकाउंटर के केसेस थे, या तो 2002 के केसेस थे, याद हो आपको, बिल्कुल है ना, उसमें अहमद पटेल की एक प्रमुख भूमिका रही। ऐसा तड़ी पार करने तक का, तड़ी पार करने तक की उनकी प्रमुख भूमिका रही, जो वो एक अहम भूमिका रही थी। और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का मामला बन चुका है। क्या क्या जुल्म नहीं हुए उन पर, बदला ले रहे हैं। गुजरात के अंदर जेल के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, बदला ले रहे हैं, उनको तड़ी पार किया गया। आप लोग साजिश करते रहे। मैं पूछा, और अगर हम चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको एतराज हो रहा है। हम बदले की राजनीति नहीं करते, लेकिन हमें बदला नहीं ले रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से सबक सिखाना कांग्रेस को जरूरी है। इस देश के अंदर जिस तरह राजनीति का दुरुपयोग किया गया, अमित शाह जी को जेल के अंदर दुर्व्यवहार किया गया, उनको तड़ी पार किया गया, वो बदले की राजनीति थी। ये बदले की राजनीति नहीं है। ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ये कांग्रेस के विधायक 2002 का मामला उठाएंगे तो कि कांग्रेसियों का कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस के साथ। सरकारें आती हैं, जाती हैं, जालिम लोग कभी नहीं रहते हैं। अदालत में लड़ी और लड़ाई जीते। लाख साजिशों के बाद अमित शाह जी का बाल बांका नहीं कर पाया। वो लड़ाई वो जीते, कोर्ट में जीते, वो अदालत में जीते, अदालत से बड़ी हुए भाई। उदय जी ने यह सवाल उठाया, मैं उदय जी से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी बदले आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अमित शाह राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, पुरानी ईमानदारी से राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। हम अपनी लड़ाई को बताएं ना, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे। पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से राजनीति के अंदर अगर आपने मुझे हराया और मैं आपको हराने का प्रयास करता हूं तो उसको आप बदला भी कहो, जो भी कह सकते हो। आपने अगर मुझे हराया है तो मैं आपको हराने का प्रयास करूं राजनीति में, तो आप उसको बदले का जामा पहना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नेशनल टेलीविजन पे आप इतने तजुर्बेकार आदमी होकर के आप ये कह रहे हैं कि आज अमित शाह जो है उसका बदला लेने के लिए अहमद पटेल को हराना चाहते हैं। आप भूल गए अफजल साहब, सीधी बात है ये। अफजल साहब आप भूल गए चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी को क्यों जेल भेजना चाहते थे। राजनीति में आप जनता पार्टी जो भी राजनीति में आता है प्रतिशोध, जहाँ भी एक मुकाबला आता है, सबसे बड़ी बात की राजनीति में अगर आपने मुझे हराया तो मुझे आपको हराने का अधिकार है। आलोक जी, अगर ऐसा कोई भी कदम होता है तो आप उसको सपोर्ट नहीं करते कभी भी। सपोर्ट नहीं करने की बात नहीं करते। हम खाली ये कह रहे हैं कि इस तरह की मीम अफजल साहब, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अहमद पटेल ने काफी बलिदान दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये जो लड़ाई लड़ी वो अहमद पटेल ने लड़ी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए और कांग्रेस पूरी पार्टी के लिए। तो अहमद पटेल के सपोर्ट में जिस तरह से आज पार्टी आ रही है, पहले से पार्टी को आना चाहिए था। इनके पास नंबर नहीं था, इन्होंने हमारी पार्टी से तोड़ के कैंडिडेट खड़ा किया और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है, कांग्रेसियों का विश्वास नहीं है। मीम अफजल जी, जब बातों को एनालाइज किया जाए, सवाल पूछा जाए, तो आप ये मत कहें कि पत्रकार एक साइड ले रहे हैं। आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, आप आरोप लगाते रहिए, आपको जो लगाना है, क्योंकि उसके बावजूद सवाल पूछे जाएंगे, दोनों तरफ से पूछे जाएंगे और उतने तो फिर आज इतनी झुंझलाहट क्यों, समझ नहीं आ रही बात हमें। लेकिन पीएल पुनिया साहब से हमारी सहयोगी सुप्रिया ने बात की है। मौसमी मैं आपके पास भी आ रही हूँ। मौसमी मैं आपके पास, एक सेकंड सर, मौसमी मैं आपके पास भी आ रही हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद पीएल पुनिया सर, इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं से एक युद्ध का केंद्र बन गया है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। कभी कांग्रेस जा रही है, कभी बीजेपी जा रही है। जहां तक राज्यसभा का जो चुनाव है गुजरात में, उसका सवाल है, आगे क्या, आगे भी और ऑप्शंस आप लोग अब खगोलना शुरू कर चुके हैं? देखिए, राज्यसभा चुनाव गुजरात में जो वोटिंग के दौरान में जो गड़बड़ी हुई, उसकी शिकायत रिटर्निंग अफसर को की। जब उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की तो फिर इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है और इलेक्शन कमीशन उस पर विचार कर रहा है, और वो लीगल ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल था, इसलिए इलेक्शन कमीशन में गए हैं।
और हमें पूरा भरोसा है इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के जो ईमानदारी के ऊपर, और पूरी उम्मीद है कि जो हमने एतराज़ किए हैं उसको सही पाएंगे और अहमद पटेल जी जो हमारे कैंडिडेट हैं वो निर्वाचित घोषित होंगे। और उसके बाद अगर आवश्यकता हुई तो कोई भी लीगल ऑप्शंस हैं वो हमारे लिए ओपन है, सभी के लिए ओपन है। सर, एक जो चीज़ निकल कर आ रही थी वो ये थी कि कहा जा रहा था कि जो काउंटिंग है, जो गुजरात के सीईओ हैं उनका कहना है कि जो काउंटिंग है वो आज के आज ही ख़त्म होनी चाहिए, कल तक नहीं जा सकती है। ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि काउंटिंग आज होगी या कल होगी, या उस पर जो निर्णय इलेक्शन कमीशन का होगा तो वो माना जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है इलेक्शन कमीशन पूरा जस्ट और फेयर डिसीजन देगा, अवश्य देगा। लेकिन लीगल ऑप्शन भी ओपन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी जा सकते हैं अगर मन मुनाफिक आपका डिसीजन नहीं आया तो। वो लीगल ऑप्शंस जो सबके लिए अवेलेबल हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अवेलेबल हैं, हमारे लिए अवेलेबल है, तो उसको तो खुले हैं ही है, दरवाजे खुले हैं जी। तो ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि सारे के सारे विकल्प जो हैं इस समय खुले हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के पास से मन मुरादा डिसीजन नहीं आता है तो कानूनन कोई जो प्रक्रिया है उसको भी खगोला जा सकता है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दी जा सकती है। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली। संकेत साफ है, गुजरात से निकली हुई जंग सीधे पहुंच सकती है चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक। अभी भी गिनती शुरू नहीं हुई है, 6 बजे नतीजे आने थे, मामला लटका हुआ है चुनाव आयोग में। हमारे साथ तमाम सहयोगी और वरिष्ठ यहां पर मेहमान बैठे हुए हैं। अब ये 2 विधायक, इन्हीं पर टिका है अहमद पटेल का फैसला, क्योंकि अगर ये 2 विधायकों के वोट को रद्द कर दिया जाता है तो फिर बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब, और इसीलिए वहां पर दिग्गज नेता बीजेपी के जुटे हैं। लेकिन अगर उनके वोट को नहीं खारिज किया जाता है, कुल मिलाकर ये तस्वीर अभी ऐसी है कि इसी पर पूरा का पूरा मामला टिका हुआ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, अब चलते चलते वक्त की कमी, आप चारों से मैं जल्दी जल्दी इस पर कमेंट चाहती हूं, क्योंकि आज लगता है कि कयामत की रात कम से कम अभी कुछ घंटे तो ऐसे ही चलेगा। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा जाता है? कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने तक की तैयारी कर सकती है। कुल मिलाकर ये आरोप कांग्रेस पार्टी और भी बल के साथ आने वाले वक्त में चलाएगी कि आप लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों पर दबाव से लेकर चुनाव आयोग तक आपका दबाव। क्या जवाब? देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वहां पर हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस जान रही है कि 2 वोट डब्बे से निकलवा देंगे तो शायद इनकी किस्मत चमक जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और काउंटिंग होगी। हाथ कंगन को आरसी किया। अगर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इनको 45 वोट मिल गए हैं तो इतने बेजार और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लोग? बार बार चुनाव आयोग के दरबार संवैधानिक संस्था पर दबाव क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है मीम अफजल साहब? जी 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 नहीं, दाल में कुछ काला नहीं है। मैंने तो आपको संख्या भी बता दी कि हमारा जो वोट हैं कितने हैं, इसलिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन मैं एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं जिस पर किसी ने अभी तक कोई जबान नहीं खोली। ये 2 एमएलए हैं किसके? ये तो हमारी पार्टी के थे ना। कांग्रेस के एमएलए को वोट जो उन्होंने उनको डाल दिया, उनको डिफेंड करने के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर पटना तक मैदान में उतर आई है। ये कांग्रेस के कितने बड़े हमदर्द है। देखिए कि आज कांग्रेस के 2 एमएलए के वोट को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। यहां तक कि इनके बड़े बड़े नेता जो हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पहुंच गए हैं। सच्चाई के साथ नहीं, आप बेईमानी के साथ हैं। उन्होंने जो वोट दिया है वो हमारी पार्टी में रहते हुए आपको वोट दिया है, वो भी बेईमान है और उनका वोट लेने वाले भी बेईमान है। चलिए ठीक है, आपका ये नजरिया है कि वो बेईमान है। बीजेपी कहती है कि आपके लोग आप ही को छोड़कर भाग रहे हैं।
एक सेकंड सर, गुजरात वक्त का की कमी है, भविष्य जल्दी जल्दी सबसे नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के मौसमी नेतृत्व में सुरक्षित है, वो जानते हैं। मौसमी कांग्रेस के विधायकों को मालूम है। शाहनवाज साहब हमारी भी बात सुन लीजिए। मुझे याद आ रहा है वो पत्थर जो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था कुछ दिन पहले, जो राहुल गांधी की गाड़ी पे मारा गया था, और वो पत्थर जब अहमदाबाद से दिल्ली आया तभी ये तय हो गया था कि गुजरात का अखाड़ा दिल्ली पे शिफ्ट हो गया। और जो उत्तेजित भाषण शाहनवाज साहब और मीम अफजल साहब दे रहे हैं, तो उससे ये साफ है कि ये प्रेस्टीज की लड़ाई है और दोनों के घर जो शीशे के बने हैं, दोनों एक दूसरे पर तबीयत से पत्थर मार रहे हैं। अब देखना ये होगा कि रात 12 बजे या सुबह जब तक चुनाव के नतीजों का ऐलान होता है, तो कौन पूरे दमखम से कौन सा खिलाड़ी जो है बैटिंग पिच पे टिका रहता है। अंजना, उससे ये तय होगा कि आगे का 2019 का चुनाव और गुजरात के चुनाव की क्या दशो दिशा होगी। ईमानदारी का रास्ता है, गुजरात के विकास का रास्ता है। साहिल, इस वक्त भी डटे हुए हैं वहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह? बिल्कुल डटे हुए हैं। सच्चाई का रास्ता अगर पाना है तो पूरा सरकार का काम ठप करके डटे रहना बहुत जरूरी है, ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी के मंत्री भी यहां पर लगे हुए हैं, वहां पर कुछ लोग इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, कांग्रेस के सारे नेता इसमें लगे हुए हैं। ये राज्यसभा की लड़ाई पहली बार ऐसे लग रही है कि एक एड़ी चोटी की लड़ाई है, और ऐसे कभी नहीं देखा गया है। राज्यसभा के चुनाव जब से ओपन वोटिंग से होने लगे हैं तब से उधर चुनाव होना बंद हो गया है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर ओपन वोटिंग होते हुए भी ये सारी चीजें हो रही है। विधायकों को छुपाया जा रहा है, कहीं रिसोर्ट में ले जाया जा रहा है। आज दिन भर जिस तरीके से मामला लगातार बनता बिगड़ता रहा था, उसके प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। दोनों पक्ष उसी तरह से पता नहीं प्यार कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं। प्यार, नफरत या जंग? राज्यसभा के कई इलेक्शन मैंने देखे गुजरात में, ऐसा नहीं। अहमद पटेल को भी हारते हुए देखा एक बार 1990 में, ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा जहां हर घंटे करवट एक नया मोड़ आ रहा है। अभी भी चुनाव आयोग में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है, और ऐसे ही वहां पर भी जहां साहिल मौजूद है इस वक्त, वहां पर भी बीजेपी अध्यक्ष डटे हुए हैं। अभी पिक्चर बाकी है, देखते रहिए आज तक।